ऑलराइट, तो ये एक छोटी सी वीडियो रहेगी, गॉस लॉ के बोनस टाइप आप मान लो इसको, कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशंस करने हैं इसमें मुझे, है ना, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें बना नहीं पाया था और फिर भी आधा घंटे की हो गई थी। तो अपन एक चीज़ देखते हैं, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, है ना। तो अपन जैसे एक शेल की बात करते हैं, एक शेल लेते हैं, ठीक है। शेल का मतलब है कि समझ लो, शेल मतलब नारियल का शेल होता है वैसा, जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, इस शेल के ऊपर चार्ज क्यू है, ठीक है। इसमें अगर आपको आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वापस से वही चीज़ लगा दो, क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू एनक्लोज्ड आता है, तो फाई क्या हो जाएगा आपका, ई डॉट डी एस का इंटीग्रल इक्वल टू क्यू एनक्लोज कितना है, इस सर्फेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू, है ना। भले ही पॉइंट चार्ज नहीं है पर चार्ज तो टोटल क्यू है ना, कितना भी हो सकता है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ई तुम मान लो ई है, सब जगह कांस्टेंट होगी, वापस से सिमेट्रिक आर्गुमेंट से जैसा पहले था, इतना आप तक समझने लग गए हो। सिमेट्रिक आर्गुमेंट्स नहीं समझ में आ रहे तो यार HCR में एक बार और जाके देख लो, वहाँ पे और अच्छे समझा रखा है, वरना मैंने भी वीडियो में बताया था, बट कई बार क्या है, दो जगह से हम पढ़ते तो समझ में आ जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे चलो ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे स्मॉल एरिया ds अगर अपन ने लिया तो ई वापस से कांस्टेंट है, आर कैप के अलॉन्ग है दोनों की डायरेक्शन, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आर कैप डॉट आर कैप 1 हो जाएगा, और ये दोनों ये के ये रह जाएंगे, तो ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ds क्या होगा, इंटीग्रल ds का 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। इसका अगर रेडियस कैपिटल आर था और इसका रेडियस अगर स्मॉल आर था तो अपन स्मॉल आर वाला लेंगे। यहाँ पे वो समझ करने लग जाने की कैपिटल आर मतलब कि रेडियस ऑफ द शेल नहीं लेना है, रेडियस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर लेना है, शेल, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे अगर एक सॉलिड स्फीयर होता तो भी यही चीज़ हो जाती, क्योंकि एनक्लोज चार्ज तो तब भी क्यू है। अब अपन एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि अगर ये जो रेडियस आर है ना, वो इनसाइड द स्फीयर अगर है, इनसाइड द स्फीयर अगर रेडियस आर है शेल के, तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन क्यू एनक्लोज जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो इस शेल के अंदर की इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, जीरो, क्योंकि चार्ज तो बाहर है इसके, यहाँ जीरो आ जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल इज यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल इज जीरो, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और ये बहुत जगह काम आता है। तो इससे अपन और भी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं तुम्हें होमवर्क प्रॉब्लम दूंगा कि एक सॉलिड स्फीयर आपको दे रखा है, सॉलिड स्फीयर, ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, इसके ऊपर आर डिस्टेंस पे आपको फील्ड बतानी, बहुत इनसाइड एंड आउटसाइड। तो आउटसाइड में तो सेम आ जाएगा क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड क्यों है। अब अगर अपन इनसाइड की बात करें ना, तो अपन जैसे स्मॉल आर रेडियस पे लेते हैं, तो तुम ध्यान से नोट करो कि इसके अंदर चार्ज एनक्लोज निकालेंगे अपन किससे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, है ना। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चार्ज आता है ना, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन आर क्यूब आ जाता है, तो उसके हिसाब से अपन करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, वो प्रोपोर्शनल टू आर आ जाती है, मतलब रेडियस तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है, उसके बाद ऐसे एक्सपोनेंशियली आर टू द पावर -2, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है, आर के प्रोपोर्शनल है और ये आर टू द पावर -2 के प्रोपोर्शनल है, ये आपका रेडियस है, ठीक है। तो ये चीज़ आप डिराइव करने की कोशिश करो यार, कैसे आता है ना। ये अगेन बहुत कॉमन सी चीज़ है, सब जगह दिया हुआ है, बट ये आपको ट्राई करना चाहिए, खुद से ट्राई नहीं करोगे तो कुछ सीखोगे नहीं। ऑलराइट, अब अपन देखते हैं कुछ और चीज़ें। अब अपन देखते हैं मेटल शीट से रिलेटेड कुछ और हरकतें अपन देखते हैं यहाँ पे। तो अपन एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि अपने पास दो इस तरह की मेटल शीट्स है, ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है, ठीक है, शीट है ये, और ये नेगेटिवली चार्ज शीट है, इस तरह कुछ मान लो यार, है ना, इन्फाइनाइट शीट्स है दोनों। इस पॉइंट पे बताओ फील्ड कितना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि आपके पास अगर दो चार्जेस है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट बिकॉज ऑफ 2 E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, तो ये होता है कि अगर यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, E1 वेक्टर E2 वेक्टर, तो उनका सिंपल वेक्टर सब करने से आंसर आ जाता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, E1 पे E2 के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे अगर ऐसा कुछ आ जाता, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर माइनस रूट E1 E2, ऐसा कुछ आ जाता, जो कभी कभी होता भी है फिजिक्स में, तो वो बात अलग होती है, लेकिन ये सुपरपोजेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि E1 और E2 जब साथ में आ रहे हैं तो फर्क पड़ जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा टर्म आ जा रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप केवल वेक्टर सम करके आंसर निकाल सकते हो। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इस कन्फिग्रेशन की वजह से अपन निकाल लेते हैं फील्ड कितना है, क्योंकि इसके अंदर इंडिविजुअल चार्जेस उनकी वजह से निकाल लिया, और इनकी वजह, इसके अंदर जो इंडिविजुअल चार्जेस उनकी वजह से निकाल लिया, उनका सम ही तो आंसर है। तो अपन इनको पहले क्लब कर लेते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपकी चार्ज शीट्स थी, ठीक है, ये मैंने कंडक्टर वगैरह वाली बात नहीं की है, चार्ज शीट है, कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं। और यहाँ पे अगर देखें, और इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर, और इसकी बात करें तो ये वाली जो फील्ड है ये इधर की तरफ होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो एक और आपके पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है इधर, तो टोटल कितनी हो गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार। अब कभी कभी कंडक्टर रख देंगे तो सिग्मा वेक्टर ऐड कर देना, है ना। इतना तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं, और ये प्रिंसिपल सुपरपोजिशन भी कवर हो गया। अब यहाँ पे कुछ और कंसिडरेशन आती है आपकी, बहुत सारी जो बॉडीज होती है ना, उसका पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका एक पूरा चार्ट आता है, ठीक है। जैसे आपके पास अगर अपन एक स्फेयर की बात करें, जैसे एक स्फेयर लेते हैं अपन, यूनिफॉर्म स्फेयर लेते हैं, उस पर रेडियस आर पे, अब आर बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, उसका फॉर्मूला होता है ना। उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी उस पॉइंट पे, ये सब फॉर्मूले होते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे इस पूरे स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब इसको करने का तरीका होता है, फॉर एग्जांपल अपन जैसे एक स्फेयर नहीं, अपन एक शेल का पहले करते हैं, शेल का ईजी होता है। तो अपन को जैसे एक शेल की पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट बनती है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ रही है कि अपन उन चार्जेस को असेंबल कर रहे हैं उससे आ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी कि यार आप एक चार्ज को इनफिनिटी से लाके असेंबल कर रहे हो सिस्टम को, तो अपन मान लेते हैं कि क्यू चार्ज असेंबल हो चुका है ऑलरेडी, स्मॉल क्यू, और रेडियस आर है इस ऑब्जेक्ट का, स्फेयर का, शेल का, है ना। और अपन एक डी क्यू चार्ज लाए इन्फिनिटी से, उसको अपन ने और जोड़ दिया और यूनिफॉर्म चार्ज इसमें डाल दिया। तो अब अपन वर्क डन निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा वो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर थी, डी आर हमने उसको मूव किया, है ना। तो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट डिस्टेंस थी ये आपकी, और ये हो गया आपका कितना, एफ डी आर, जैसे अपने अंदर डी क्यू अपने पास चार्ज है, उसको अपन ने डी आर डिस्टेंस जैसे मूव किया है ना। तो मैं वापस बताऊँ मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर है। जैसे अपन ये मान रहे कि अपना जो अपन डी क्यू चार्ज लेके आ रहे थे ना इस शेल को असेंबल करने के लिए, वो अभी स्मॉल आर डिस्टेंस पे रह गया है, और हमने उसको डी आर थोड़ा सा और सरकाया, ठीक है। तो अपन इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे, वो प्लस माइनस साइन का यार तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, बट आंसर यही आएगा, है ना। मैं चाहता हूँ कि आप ये प्लस माइनस वगैरह का थोड़ा सा अपने आपको समझाओगे किस तरह से होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी हमेशा आपको अगर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का नहीं सोचना होता है, क्योंकि Q1 इंटू Q2 के साइन से डिटरमाइन हो जाती है। तो आप साइन वगैरह को इग्नोर करके एक बार कर सकते हो। तो अगर अपन इस चीज़ को इंटीग्रेट कर लेते हैं एक बार डी क्यू चार्ज के लिए, तो अपना काम हो जाएगा, है ना। अगर डी एस डिस्टेंस में मतलब डी क्यू चार्ज को मुझे इस शेल में घुसाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, तो ये कितना आ गया आपका के डी क्यू अपॉन आर। क्या इतना समझ में आया सब लोगों को, है ना, इंटू डी क्यू। तो अगर हमें इतना चार्ज लेके इस शेल पे डालना है इन्फिनिटी से ले जाके, तो इतना काम करना पड़ेगा। तो अगर हमें पूरे शेल को असेंबल करना है, पूरे शेल को असेंबल करना है, यानी अपन को डी क्यू डी क्यू डी क्यू आर से जाना है, कहाँ से लेकर जीरो से कैपिटल क्यू तक। तो इंटीग्रेशन कर देंगे जीरो से कैपिटल क्यू। समझ गए, इतना समझ पा रहे हो तुम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय 2 कैपिटल आर, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल आर था। तो वापस समझा देता हूँ मैंने क्या किया, थोड़ा सा हौच पौच हो गया शायद आप में से कुछ बच्चों के लिए। तो हमें फाइंड करनी थी शेल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है ना। कैपिटल क्यू चार्ज का शेल था, रेडियस आर इसका कैपिटल आर था। तो हमने क्या बोला कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, वो क्या होती है कि आपको इन्फिनिटी से लेके उसको असेंबल करना है, उस सिस्टम को असेंबल करना है आपको इन्फिनिटी से चार्जेस ला के, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने एक ऐसा इंस्टेंस माना जब आपका स्मॉल क्यू चार्ज असेंबल हो चुका है शेल में, और हम डी क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से। तो अब हम ये चीज़ जब कर रहे हैं, तो हमें उस पर वक्त निकालना पड़ेगा कि डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लाने के लिए कितना काम करना पड़ा, निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स हो गया पूरा, और डी क्यू यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। ये हो गया आपका वर्क डन। तो वो कितना आया, इतना आया, ठीक है। ये आया आपका वर्क डन इन मूविंग डी क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस शेल। अब हमें ये क्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करना है। जीरो चार्ज था पहले, उसको मैं कैपिटल क्यू तक लेके जाना था, इंटीग्रेशन कर दिया, तो के क्यू स्क्वायर बाय 2r आंसर आ गया। अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, एक बार में समझ में नहीं आएगी, प्लीज़ खुद से ट्राई करो, एग्जाम्पल्स देखो, कहीं और पे आपको रिटर्न डेरिवेशन मिले वो भी देखो, है ना, या वापस से यही देख लो, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज़ें कई बार नए बच्चों को थोड़ी ओवरवेलमिंग लग जाती है, तो घबराना नहीं है, सबके साथ होता है, सीखेंगे और फोड़ के आएंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया आपके पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से पोटेंशियल भी आप निकाल सकते हो एट आर, है ना, सेंटर वगैरह पे कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्टली। तो अब देखो मेरे भाई, ऐसी बात है कि जेई के अंदर क्वेश्चंस आएंगे ना, उसके अंदर आपको कई बार पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब याद होनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि कई बार वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ देते हैं ऐसे। अब इसका ऑफकोर्स कुछ कर नहीं सकते हम लोग, हम ऑफकोर्स क्या करोगे, मतलब लाइक अगर जेई ने तुम्हें क्वेश्चन पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर, यूनिफॉर्म स्फीयर निकालो या पोटेंशियल निकालो, उसका तो फॉर्मूला भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फटाफट से क्वेश्चन कर लोगे,
है ना। और जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है वो देर से करेगा। तो फॉर्मूला वैसे याद करना मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं करता हूँ प्रेफर किया, बच्चे फॉर्मूला को इस पे जी रहे हैं, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको डेफिनेटली फॉर्मूले याद करने चाहिए। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, अब हम कैपेसिटर्स और उन चीज़ों पे जाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं यहाँ पे, जो भी मेन चीज़ें थी, और मेन से तो ज़्यादा ही बताया मैंने, है ना, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की है। तो हमने देखा कोलम्स लॉ देखा, फिर हमने पोटेंशियल जाना क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी देखी क्या होती है, फिर अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए उससे रिलेटेड, है ना। उसके बाद अपन ने फिर कंडक्टर्स वगैरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी, फिर हमने गॉसेस लॉ पढ़ा, गॉसेस लॉ के डेरिवेशंस किए, फिर हमने ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड गॉसेस लॉ से और स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की चीज़ें स्टडी की, है ना। सो अगेन आपको अगर पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी और पढ़ना चाहिए, आपको एचसी वर्मा की भी एक रीडिंग लगानी चाहिए, है ना। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ों की थ्योरी पढ़ना, गॉस लॉ की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी कंडक्टर्स की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, कंडक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो आपको पढ़ना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा चीज़ है वो, आपको एनसीईआरटी में पढ़नी चाहिए। काफ़ी सारी तो मैंने खुद भी बताई है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।